खबर की मुकम्मल तफसील और आराम के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम 7 से 8 में हम खास मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनसे आपके किए गए सवालात पूछते हैं। कुछ तलक सवालात और कुछ ऐसे सवालात जो वो जानते नहीं और हम पूछना चाहते हैं। बहरहाल आज जो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शख्सियत है, आपको बता दें, यह है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना की शरीक हयात सफीना बेग जी। इनसे हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आज तक इनसे पूछे नहीं गए। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम। हमारे शो में सबसे पहला जो आपके लिए सवाल रहेगा वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी पार्टी है। हम जानते हैं कि आपकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया और कर रही थी, लेकिन क्या अब इस पार्टी का वजूद कहीं पर है 370 के बाद? देखिए, 370 के बाद तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है रियासत जम्मू कश्मीर, अब रियासत तो नहीं रही है, एक यूनियन टेरिटरी बन गई है जी। सिर्फ ये पीडीपी के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जिस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं 5 अगस्त के बाद, उन्होंने सियासत को यहाँ पर इरेलेवेंट कर दिया है। किन्होंने किया? जाहिर सी बात है, जिन्होंने डिसीजन लिया 370 और 35 को खत्म करने का और खास तौर पे स्टेटहुड को खत्म करने का। जब आपने एक सबसे प्रेस्टिजियस स्टेट हो, सबसे जो पुरानी ये महाराजा के जमाने की स्टेट है, गुजरात तो अभी अभी बनी थी, ये सबसे प्रेस्टिजियस स्टेट रही है हमारी जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, तो बदकिस्मती से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए और जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये स्टेट जो रही है जम्मू कश्मीर, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी स्ट्रेटेजिकली भी और अदरवाइज भी। उसके बावजूद भी इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो दे दिया, तो इसके पस मंजर जो है अब यहाँ की जो सियासत रह गई है किसी भी जमात के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। जी, तो आप बताइए, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो यूटी बनने से खुश नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, फैक्ट्री इंडस्ट्री खुलेगी, तो आप खुश क्यों नहीं है? कोई भी सेंसिबल आदमी जो होगा, ये जमातों की बात नहीं है, ना ये सियासत की बात है, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरी है, इसके जो भी बाशिंदा है, चाहे वो जम्मू से वाबस्तगी रखता हो या कश्मीर से वाबस्तगी रखता है, इनफैक्ट जो लद्दाख के लोग भी होंगे, अगर आप एक इंडिपेंडेंट सर्वे करें, कोई भी सेंसिबल आदमी ये नहीं चाहेगा कि आप डिग्रेड कर दें, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल ही नहीं था। आप देखिए आर्टिकल 3 में, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 3 में जो है उसमें पूरी तरह से इन्होंने जो उसके प्रोविजन है उसमें मेंशन किया गया है कि आप एक यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना सकते हैं, आप उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, जो स्टेट से अलग अलग हिस्सा निकाल के यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप साइज बढ़ा सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में था कि आप एक ऐसी स्टेट होगी, बहुत बड़ी स्टेट थी हमारी, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टेट थी, इसको आप डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दें। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसमें खाली सियासतदान नहीं है, बल्कि आम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी के साथ आपने वक्त गुजारा है, काम भी किया है और आपकी पार्टी ने उनके साथ इलाहा करके काम किया, कैसे लगा वो, कैसे दिन थे वो? देखिए, उस जब बीजेपी के साथ हुकूमत थी उस वक्त तो खैर हम बीजेपी का हिस्सा नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है, जाती तौर पर चाहे बेग साहब हों या मेरा जो था, मैं पीडीपी जब बनी है तब से हमने काम तो किया है जमात के लिए, लेकिन मैंने एक पीडीपी में जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल लिया है, तस्लीम किया, काफी अरसे के बाद किया। जहां तक हुकूमत की बात है, पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत, आपको याद होना चाहिए कि जब पहले टेन्योर में कांग्रेस और पीटीपी की हुकूमत बनी तो तब सेंटर में बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, और मुझे लगता है कि वो जो पीरियड था वो कश्मीरी कभी नहीं भूलते हैं। तो ये बीजेपी हो कोई दूसरी जमात हो, वो बात नहीं होती है, बात ये होती है कि क्या आप जब कोलिशन के कंपटीशन होते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि आपने कैसा डिलीवर कैसा किया है और आपको अपने कोलिशन पार्टनर से कितना सपोर्ट मिला है डिलीवर करने तो आज पछतावा हो रहा है बीजेपी के साथ हुकूमत की आपने? देखिए, और ये भी कहा जा रहा है कि बेग साहब को आपने मशवरा दिया था कि आप बीजेपी के साथ में जाए, ये सच है? किसने? मैंने? देखिए, मैं आपको बताऊं, पछतावे की बात नहीं होती है, मैंडेट की बात होती है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को ही मैंडेट दिया होता तो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनती। अब जम्मू के लोगों ने दिया था मैंडेट बीजेपी को और कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को मैंडेट दिया। जाहिर सी बात है, जो जैसे मुफ्ती साहब जैसे एक सियासी कदावर लीडर थे उस टाइम, उन्होंने ये सोचा कि हम किस तरीके से स्टेट को डिवाइड कर दें और हम इस मैंडेट, जम्मू के मैंडेट को रिजेक्ट, किसी को भी मैंडेट दे सकते हैं, तो हम जम्मू के मैंडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो वो एक कंपल्शन थी
उस वक्त एक कोलिशन करना, लेकिन हमें ये उम्मीद थी, जो मुझे लगता है उन लोगों को जिन्होंने हुकूमत बनाई उस वक्त उनको ये जहन में होता कि हो सकता है कि जिस वक्त वाजपेयी साहब थे या उसके बाद ऐसे हालात हों और हम अच्छी हुकूमत जो है रियासत जम्मू कश्मीर को अपने मैनिफेस्टो को एक साइड रख के, अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, अपनी आइडियोलॉजी को एक साइड रख के अगर हम अच्छी गवर्नेंस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को लिए दें, तो मुझे लगता है दोनों पार्टीज ने अपनी वो आइडियोलॉजीज और सारी एक साइड रख के एक हुकूमत तश्कील दी, जिसका सिर्फ पर्पज जो था कि हम लोगों को राहत पहुंचाएं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। बेग साहब को मशवरा दिया था आपने क्या कि हम बीजेपी के साथ जो है कोलिशन नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं करेंगे? खिलाड़ी है बेग साहब एक वजीर खजाना रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बावजूद भी स्टूडेंट थे, तब से स्टूडेंट लीडर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी एक लंबी हिस्ट्री है सियासत में, तो उनको मेरे मशवरे से क्या होना है? अच्छा, पता है क्या सही है क्या गलत है? पीडीपी की सरगर्मियां आजकल क्या है? क्या आज भी उनका जो फ्लैग है वो सब्ज रंग का है? किसी जमात की सरगर्मियां आपने पॉलिटिशियंस को टोटली इरेलेवेंट कर दिया है, तो कौन सी जमात है? और मैं आपको बताऊं, अगर कोई ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाला सियासतदान जो है हम इनको इरेलेवेंट करेंगे, तो मुझे बताइए पब्लिक आउटरीच जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं चलता है। ब्यूरोक्रेट्स का काम अलग होता है, डिसीजन मेकिंग का काम अलग होता है, पब्लिक आउटरीच अलग होता है। पब्लिक आउटरीच जो होता है जिनमें लोग अपना कॉन्फिडेंस जिन लोगों को देते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको अपना मैंडेट देते हैं बात करने के लिए। तो आपने ये पीडीपी की बात नहीं है, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इरेलेवेंट कर दिया। मैं मानती हूँ अगर आपको शिकायत हो सकती थी ए से, बी से, सी से या डी से, जी करप्शन है, जी इनकम्पिटेंट है या कोई और रीजन है, नहीं कर पाते, आपकी एक्सपेक्टेशंस के लेवल तक वो नहीं कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करें। क्या जम्मू कश्मीर के लोग 370 के बाद खुश नहीं है? कौन होगा खुश? आप बताइए, आप मिलते होंगे लोग, मैं आपका सरगर्म आज भी है, हम देख रहे हैं आपकी एक्टिविटीज। तो मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगी। रियासत जम्मू कश्मीर में देखिए ये इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करना, और जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए भी हो सकता है आपके थ्रू मेरी बात उन तक पहुंचे। 370 और 35 जो था, पहली बात तो यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मसला, और जब किसी कोर्ट में कोई पेंडिंग हो मसला तो उस पर पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना जो होता है दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसमें हम नहीं जाते, उसकी लीगलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में अगर हम ना भी जाएं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बॉर्डर के साथ एक तरफ से बांग्लादेश है आपको, हाँ, दूसरी तरफ से चाइना है। हमारे जो आपने आपको यूटी बना दिया है, एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से पाकिस्तान है, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। अगर आप उनके लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखते हैं, तो आपकी सिंसियरिटी कहाँ है? अगर हम कहते हैं कोई भी पॉलिटिशियन ए बी सी डी, अगर हम कहते हैं कि 370 और 35A जो है ये हमारे लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन था, लेकिन ये था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के आपसे कोई चीज मांगते हैं, तो ये कहां से हो गया एंटी नेशनल? आप 371 के में ये राइट्स, 35A के राइट्स आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देते हैं, तो उनको आप एंटी नेशनल्स नहीं कहते हैं। वो आप कहते हैं हमको जॉब की प्रोटेक्शन चाहिए, आप उनको एंटी नेशनल नहीं कहेंगे। वो कहते हैं हमको लैंड की प्रोटेक्शन चाहिए, आप उनको एंटी नेशनल नहीं कहेंगे। अगर एक कश्मीरी कहेगा कि मुझे जॉब की प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अपनी लैंड की प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे को हिस्टोरिकल रीजन है उस कहने के लिए, तो हम एंटी नेशनल्स हो गए। मैं हैरान हूं इस बात पे। जिस शेख अब्दुल्ला ने इतना हिंदुस्तान के लिया, जिस मुफ्ती साहब ने उतना हिंदुस्तान के लिए किया, जिस महबूबा मुफ्ती ने 96 से स्ट्रगल किया, मेन स्ट्रीम को यहाँ जिंदा रखा, जिस फारूक अब्दुल्ला ने इस मेन स्ट्रीम को यहाँ पर जिंदा रखा, अगर वो 370 या 35A की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये सेपरेटिस्ट है, आप कहते हैं ये पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं उनकी गारंटी समझ दीजिए। लेकिन दिल्ली का जो इल्जाम है वो ये है कि इन्होंने यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया, हमने पैसा दिया, वो इन्हें गबन किया, प्रॉपर्टीज खरीदी गई, इनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स है, दुबई से लेकर पूरी दुनिया में इन्होंने जो है पैसा खर्च किया और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया। यही वजह है कि उनको आप लोगों को जेल में भी बंद करना पड़ा। दिल्ली को किसने रोका था? अगर किसी के खिलाफ करप्शन है, किसी के खिलाफ करप्शन है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप उनके अंडर उनके खिलाफ केस कीजिए। अगर आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने इस किस्म के घपले किए तो उनको सजा दीजिए, क्योंकि कोई कानून से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं। मुफ्ती जी को सजा मिल रही है, वो बंद है।
महबूबा मुफ्ती को सजा नहीं मिल रही है, वो बात एक इंडिविजुअल की नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि मेरा किसी की पर्सनल जात के हवाले से नहीं कह रही हूँ, मैं ओवरऑल कह रही हूँ कि आपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर दिया है। आप मुझे बताइए कि आपको किसी को हाउस अरेस्ट रख के या बंद करके क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा? अल्टीमेटली आउटरीच तो करना ही करना है आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सजाद साहब की एग्जांपल बताऊंगी। सेपरेटिस्ट का उनका एक अलग आइडियोलॉजी थी, सब छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए और कितना रिस्क था। आप जानते हैं कश्मीर के हालात, यहाँ पर कई पार्टीज हैं, कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कई का अपना एजेंडा होता है, उसके बावजूद उन्होंने आके ये सब किया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल महबूबा जी का, अगर महबूबा जी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपको ये भी तो याद रखना चाहिए कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेन स्ट्रीम को। कहाँ पे फेलियर रहा? मुफ्ती साहब जब बीजेपी के साथ थे तो हुकूमत अच्छी से चल रही थी, फिर महबूबा जी आई तो उसके बाद हुकूमत जो है गिर गई, उन्होंने वो वापस चले गए दिल्ली, तो कहाँ पे फेलियर था? देखिए कुछ चीज़ें तो हैं, इसमें इंसान को एडमिट करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ को डिनाई करेंगे तो वो लोगों को सब पता है, लोगों से छुपी नहीं है, लुकी छुपी नहीं है। बदकिस्मती ये होगी कि महबूबा जी जो हैं जब वो चीफ मिनिस्टर बने, तो जाहिर सी बात है वालिद साहब का था उनको बना, उसके बाद फिर जो जिस तरीके की गवर्नेंस, क्योंकि पीडीपी ने पहले अपने टेनवर में बहुत अच्छी गवर्नेंस दी थी जब मुफ्ती साहब, बेग साहब, ये सब लोग थे, तो फिर लोगों को पीडीपी से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी कि ये सब होगा। लेकिन वो कुछ 2016 में हालात खराब हो गए, बहुत ही वर्स्ट हो गए हालात, एक वो रीजन रहा, नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। और मुझे लगता है जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उस हद तक हम नहीं कर पाए। रीजंस क्या हैं? क्या कोलिशन कंपल्शन थी, नहीं कर पाए, ये भी एक रीजन हो सकता है। क्या ऐसी टीम नहीं थी कि डिलीवर नहीं कर पाए, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब रीजंस को बहुत सारे हो सकते हैं इस चीज के लिए, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे थी, जो एक पहले हमारा रिकॉर्ड रहा था, ट्रैक रिकॉर्ड था, उसमें बेग साहब ने बहुत दफा ये बात उठाई भी की भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे हमारे और कुलीग्स थे जिन्होंने भी इस चीज को, ये एप्रीहेंशंस अपनी जो है ये जाहिर की थी लीडरशिप के सामने, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो पाया। जी अच्छा, हम सियासत पे फिर आएंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ अहम और पर्सनल सवाल भी पूछना चाहूँगा। पर्सनल ये कि आप ख़वातीन की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी जो ख़वातीन, हमारी जो बच्ची है वो सियासत में भी कम है, और अगर देखा जाए तो हर शोबे में कम है। आपने इस शोबे में काफ़ी अहम काम किया है और कर रही है। आप बताइए, हमारी जो बिल्कुल हम बच्चियों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, घर के अंदर ही है। ख़वातीन के लिए आपने क्या कुछ किया है पर्सनल लेवल पर जो आप काम कर रही हैं? देखिए ख्वातीन का एक तो बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क की सतह पर बात करूंगी और इवन सारे सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगी, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, इवन मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ ख्वातीन की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन रही है डिसीजन मेकिंग में। इवन मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने वहाँ पर रिजर्व कर दिया 17-18% सेनेट में और पार्लियामेंट में। लेकिन हमारे यहाँ तमाम शोबे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, एजुकेशन हो या बाकी शोबे हैं, उसमें औरतें जो हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स में 2-3 रीजन आ जाते हैं। एक तो इस शोबे को बड़ा मेल डोमिनेटिंग समझा जाता है, दूसरा फैमिली का सपोर्ट बहुत कम होता है। सियासत में जब कोई आना चाहे तो उसको फैमिली का सपोर्ट बहुत कम होता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स। अच्छा, बेग साहब की मैं बात करूंगा, कितना कुछ सीखा आपने, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं वो बेग साहब, कितना कुछ सीखा आपने उनसे? देखिए उनसे मैंने एक चीज सीखी है, वो ये है कि जो मैं पता नहीं लोग क्या समझेंगे इसमें, लेकिन हकीकत ये है, ये मेरा अल्लाह जानता है कि एक तो वो उनके हालांकि उसमें उनको बड़ी क्रिटिक्स जो है, क्रिटिकल भी हुए हैं लोग। एक तो वो है कि वो बिल्कुल खुल के दिल की बात कह देते हैं, सच बोल देते हैं। पॉलिटिक्स में लोग बड़ा सोच समझ कहते हैं कि हमारी ये वोट बैंक ना हो जाए, वो लोग ना हो जाए। तो कई बातें बेग साहब ने बहुत पहले कही थी जो बदकिस्मती से हम फेस कर रहे हैं, आज समझाने की कोशिश की थी। तो ऑनेस्टी मैंने उनसे जो है कि इंसान को अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। झूठ और मकारी की सियासत जो है ये ज्यादा देर नहीं चलती। 370 के बाद हमने एक चीज देखी, वो है कि यहाँ के जो हमारे बच्चे थे जॉब चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जो छोटी थी इंडस्ट्रिया वो बंद हो रही है। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? एक ख्वाब ये दिखाया हुआ है कि 370 के बाद फैक्ट्रियां आनी है, इंडस्ट्रिया लगनी है, यहाँ पे बहुत कुछ होना, पैसा आना है, वो आया है कि या बंद ही हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो इसमें कोई नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो हकीकत में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते थे, उनकी वो सिंसियर अप्रोच थी उनकी। लेकिन ग्राउंड पे जो है वो जीरो है, ग्राउंड पे जीरो है।
370 से पहले उनका जो एक बीजेपी का एक अपना स्लोगन रहा है, अपना एक मैनिफेस्टो रहा है। बीजेपी एज पार्टी ने हमेशा चाहा था कि 370 और 35 से जो हो खत्म हो। तो यहाँ पर हाँ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक अपना काम कर दिया। जो अलायंस क्यों किया आपने? नहीं, अलायंस के दौरान इस चीज पे उनका एग्रीमेंट था कि नहीं होगा। जब तक अलायंस था तब तक ये चीजें नहीं हुई थी। ये तो नहीं हुआ ना तब तक, ना 370 ना 35 तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 370 और 35A के बाद जो उनके, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आई थी, होम मिनिस्टर साहब की आई थी कि हम एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, हम एक नया हम देंगे। तो यूथ जो है, यूथ को ये लगा, क्योंकि सबकी पहली बात यह है कि सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पे है। पहले मैं इस एस्पेक्ट को कवर करना चाहती हूँ कि सबकी नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगी। लॉजिकली हम पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, या इनके खिलाफ देगी। अगर खुदा न खास्ता हमारे खिलाफ फैसला हो जाता है और यूनियन टेरिटरी रहती है और कुछ को राइट्स हमें नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद यहाँ के जो सियासी लोग हैं, चाहे सियासी एक्टिविस्ट हों या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनके पास ऑप्शन क्या रहता है। उसके बाद मेरे ख्याल में, जो मेरी अपनी एक छोटी सी सोच है, मेरे ख्याल में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको मिलजुल के एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात करनी चाहिए। मैं एजिटेशन और वायलेंस के हक में नहीं हूँ, बल्कि इस हक में हूँ कि आप बातचीत से जो है अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो अगर हमारा एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, हम वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का खुदा न खास्ता हमारे खिलाफ होगा, तो मुझे लगता है, मेरी अपील है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको यूनाइट होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमारे जो राइट्स हैं 35A के, अगर आप 371 जो परमानेंट फीचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसको आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ कर सकते हो, तो हम कहाँ से एंटी नेशनल हो जाते हैं अगर हम आपसे वही बात मांगते हैं जो वो लोग मानते हैं। जो तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन ये डेवलपमेंट है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने बड़े दावे किए थे, बहुत बड़े दावे किए थे, करप्शन खत्म हो जाएगा और इतनी डेवलपमेंट होगी, इतनी नौकरियां हम देंगे, अब बीच में कोई नहीं रहा, डायरेक्ट आपको हमारे साथ वास्ता है। मैं कहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं अपील करती हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट कुछ एक बनाइए, ग्रुप एक, जो आके यहाँ सर्वे करे और देखिए कि 370 खत्म होने के बाद 5 अगस्त के बाद क्या यहाँ करप्शन खत्म हुआ है या बढ़ गया है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, बार बार चेंज होते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को एडजस्ट करना है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ लोगों को लगता है। अगर आप जॉब्स की बात करें, नॉट ए सिंगल जॉब, आप मुझे बताइए कहाँ है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम यहाँ पे एक तिजारती वक्फे की ओर जाते हैं और तिजारती वक्फे के बाद जो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, तिजारती वक्फा। तशख़ीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, ज़ात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से जारी।
تجارتی وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم. آج ہماری خاص مہمان جو ہے آپ کو بتا دیں کہ ان سے ہمیں خاص سوالات پوچھنے سفینہ بیگ جی, اور آئیے پھر سے ان سے جو ہے روبرو ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے بھی کچھ میم سوال آئے ہیں پہلے وہ پوچھ لیں. لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. اگر ہم ٹورزم انڈسٹری کی بات کریں تو 370 کے بعد وہ پوری ختم ہو چکی ہے, ریڑھ کی ہڈی تھی ہماری, اور RBI گائیڈ لائنس بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اس کے بعد اگر ہم ہارٹیکلچر کی بات کریں تو وہ بھی پوری طرح سے ڈاؤن ہو چکا ہے. ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2008 سے لے کے یہاں پر ایجوٹیشن رہا ہے. 2008 2010 2014 میں سیلاب آ گیا, اسی طرح پھر کنٹینیو پروسیس 2019 تک چلتا رہا. یہاں کی ٹورزم انڈسٹریز جو ہے یہ تب سے سفر ہی کرتی آ رہی ہے. اس میں ٹورزم انڈسٹری جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے تقریباً ہماری جو GDP ہے 20% جو ہے مائکرو اور اسمال انڈسٹریز پہ چلتی ہے. ہمارا GDP جو ہے, ہمارا جو امپلائمنٹ جو ہے اسکلڈ انسکلڈ ہیں, بہت سارے جو ہمارے بچے ہیں جو لیبر کلاس یہ کام کرتے ہیں. 5 اگست کو جو آپ نے فیصلہ کیا وہ آپ نے کیا, ہم نے نہیں کیا, وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا. کشمیر میں لوگ کہتے ہیں, میں مبارک کرتی ہوں پہلے لا اینڈ آرڈر جس طریقے سے مینٹین کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے, اس کی جتنی اپریسیشن کی جائے کم ہے. تو اسی لیے تو نہیں, لا اینڈ آرڈر تک میں کہتی ہوں, صرف لا اینڈ آرڈر تک کہتی ہوں. لیکن اتنی اپریسیشن جو ہے ہمارے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے, بیکاز انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا, وہ بڑے پیسفل رہے. اتنا جھٹکا لگنے کے بعد وہ پیسفل رہے. کیا وہ آپ لوگوں سے تنگ آئے تھے, چاہے نیشنل کانفرنس ہو, PDP ہو, PC ہو؟ کشمیر فیل سفوکیٹڈ. پالیٹیشینس کی بات نہیں ہے. کشمیر آپ جب سے کشمیر کے 30 سال ہو گئے, یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے چلے گئے ہیں, تو کیا سفوکیشن نہیں ہوگا ان لوگوں کو؟ لیکن کوئی بھی سکسیسفل گورنمنٹ جو آج تک رہی ہے, انہوں نے کوئی بھی ایسا انیشیٹو نہیں لیا جو اس ہیومن اینگل کو ٹچ کرے, اس ہیومن اینگل کو ٹچ کرے. جیسے فار ایگزامپل کوئی ملیٹنٹ ہے, ملیٹنٹ مرتا ہے, آپ ایک آدمی کی وجہ سے ساری فیملی کو آپ جو ہے ہراس نہیں کر سکتے ہیں, ساری فیملی کو آپ ٹارچر نہیں کر سکتے. یا اسی طرح سے کئی وکٹم ہماری عورتیں ہیں, آپ نے عورتوں کے حوالے سے کیا, جیسے وہاں کپواڑہ میں ایک گاؤں ہے اوپر والا. کیا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یا جو ہماری سکسیسفل گورنمنٹ یہاں رہی, چاہے نیشنل کانفرنس ہو, PDP ہو, کوئی بھی ہو, کیا کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا کہ آپ ان کو ایک ہیلنگ ٹچ دیں اور ان کی ان پرابلمس کو ایڈریس کریں؟ نہیں کیا گیا, بالکل نہیں کیا گیا. 5 اگست کے بعد جو ہے ٹورزم انڈسٹریز ٹوٹلی کولیپس ہوگی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ملیٹنسی کے دوران بھی جب 90s میں تھا تو ہماری اکانومی جو تھی وہ ہارٹیکلچر پہ ڈیپینڈ تھی. بدقسمتی یہ ہوگی کہ جو سنو فال ہو گیا, ارلی سنو فال ہو گیا, اس سے تمام جو ہمارے آرچرز تھے وہ ڈسٹرائے ہو گئے, تقریباً 50 60 70% کی جگہ ہو گئی. اس کے بعد آپ ان فارمرز کو جو ہمارا 60 to 70% ہمارا چلاتا ہے یہاں پر اکانومی, ٹورزم تو ہے ہی نہیں, اس کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کنار پہ ہم اتنے 100 روپیہ دیں گے. کیا یہ ظلم نہیں؟ تو آج تک PDP کامیاب نہیں ایسی پالیسی بنانے کے لیے جو لوگ. میں 5 اگست کے بعد کی بات کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں ہارٹیکلچر اور ٹورزم ہمارا بیک بون ہے. ٹورزم ڈیپینڈ کرتا ہے پیس پہ, وہ یہاں پر ہے نہیں. آپ رہے ہمارا ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر میں آپ ہندوستان میں, انڈیا میں کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم فارمرز کے لیے یہ بھی کریں گے, ہم فارمرز کے لیے وہ بھی کریں گے. جموں کشمیر کے فارمر کے لیے آج تک آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ KCC کا جو لون ہے, اگر آپ 500 کروڑ ہے, کتنا ہے, کیا ہے, ایک معمولی سی اماؤنٹ ہے. ہندوستان میں باقی ریاستوں میں ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے لون کا, لیکن آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو آن کرنا چاہتے ہیں. مودی صاحب کہتے ہیں میں آپ کو دل کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں, شاہ صاحب کہتے ہیں میں آپ کو سر پہ بٹھانا چاہتا ہوں. آپ معمولی سی چیز تو کر کے دکھائیے نا. آپ KCC کا جو لون ہے یہ تو معاف کیجیے نا. اگر آپ نے ایک ڈیسیجن لیا 370 کا, ہمارا ٹورزم بیٹھ گیا, ہمارا ٹورزم بہت اچھا تھا اس ٹائم. میں اپیل کرتی ہوں پرائم منسٹر صاحب کو, چلیے آپ چھوڑ دیجیے سیاستدانوں کو, آپ یہ ہمارے جو ایشوز ہیں آپ ان کو ایڈریس کیجیے. آپ نے ہماری ٹورزم انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے ہوٹلرز کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے ان کا ویو آف کیا ان کا؟ میں کہتی ہوں پرنسپل امور مت کیجیے. JK بینک ہر دوسرے دن پولیس لے کے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے, ہراس کرتا ہے, گھر سے نکال دیتے ہیں. لوگوں کا اتنا زیادہ ہراسمنٹ ہو گیا ہے, ناراض ہو گیا ہے. اسے تو کہا جاتا ہے کہ PDP کا بینک ہے. PDP کا بینک نہیں ہے یہ بینک جو ہے, یہ اس طرح نیشنل کانفرنس کا بینک بھی کہا جاتا تھا. میں کہتی ہوں کہ بدقسمتی یہ PDP کا ہی بینک رہتا, پھر بھی لوگوں کو لگتا اپنا ہی بینک ہے. آج یہ کس کا بینک ہے؟ جی آپ بتائیں. آج کس کا بینک ہے؟
अभी जो सवाल मैं आपसे करती हूँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एज ए जर्नलिस्ट। बात करेंगे स्टूडियो में, आप कोई प्रोग्राम करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है बाहर निकले, जो लोग हमारे सफर कर रहे हैं, थाने में जाते हैं तो हैरेसमेंट होता है, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं। कितने लोग जो है जेके बैंक आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे केएस, केपीएस, इवन आईएएस ऑफिसर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को इंस्पायर करने के लिए कोई होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, उनसे गवर्नेंस उन्होंने ही चलानी है, उन्होंने ग्राउंड पे काम चलाना है, लेकिन उनको कोई फिगर होनी चाहिए इंस्पायर करने के लिए, काम चलाने के लिए। मोदी साहब तो हिंदुस्तान छोड़ के तुम्हें ना आ जाएंगे, हम नहीं फेल हुए। जब तक मुजफ्फर बेग था वो कामयाब था, वो कामयाब था। तो उनके बाद मैं कभी हिस्सा नहीं रही गवर्नमेंट का, मैं कभी हिस्सा नहीं। अभी मैं किसी का पढ़ रही थी, उन्होंने कहा मुजफ्फर बेग की बीवी है, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं उसको बताती मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, जिसने आपने एक एसेट जैसे हस्बैंड को, एक ऑनेस्ट आदमी को अंदर बंद करके रखा और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए रखा। पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं होता है, आपको अपना घर बार बच्चे अपने पर्सनल हर चीज को कुर्बान करना पड़ता है। मैं माफी चाहूंगा, आपने वो बोला वो सवाल वैसा नहीं था, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुजफ्फर बेग साहब की है, जिन्होंने सवाल नाराज ना हो तो उन्होंने लिखा है किसी और रेफरेंस में आपसे, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट वो चीजें, पर्सनल चीजें छोड़ दीजिए, मेरे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हॉर्टिकल्चर में ये कुछ करना चाहते हैं तो पहले अगर मैं एक अपील करती हूँ गवर्नमेंट को, हम सब, आपने पॉलिटिशियंस के बिल्कुल जबानी बंद कर दी है, लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर पॉलिटिशियंस क्या लोगों के दिल के, लोगों की बात को जो है सियासतदान रिप्रेजेंट करता है। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी बहुत सारे आपके लीडर जो है बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इससे पहले जब आप हुकूमत चला रहे थे अच्छा से सब चल रहा था, आज उनकी बात आपसे होती है जो बंद पड़े हुए लीडर, चाहे महबूबा जी हो या बाकी जितने भी लीडर हो? बातचीत तो सबसे होती है, इसमें कोई थोड़ा है, तो सबके साथ इंसान इन टच रहेगा। अब कैसा लगता है उनको वहाँ? सब लोग जो है, सब लोग सोच रहे हैं कि ये नहीं है कि भाई ये कुर्सी की बात नहीं है, इसकी परेशानी किसी को नहीं है कुर्सी की। एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर से बेहतर है बनना कि इंसान घर में बैठा रहे, लेकिन ये वो बात ये है कि एक ऐसी प्रेस्टिजियस स्टेट है हमारी, आपने उसको हमको कहाँ ला के खड़ा कर दिया। अब आपने इलेक्शन करवाए पंचायत के, आपने करवाए म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, आप क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है? आप मुझे बताइए हर दूसरे दिन वहां क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड है। पॉलिटिक्स को और जो पॉलिटिक्स में आने वाले लोग हैं उनको, आपको, और खास तौर पे कश्मीर में ऑलरेडी बहुत डिफिकल्टीज, मेन स्ट्रीम की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ रही है। आप उनको खानदानी राज कह के, आप उनको करप्शन के एलिगेशंस लगा के, उनको आप ये सोचते हैं कि आप उनको बंद करेंगे और आपको कोई चीज हासिल होगी, मुझे लगता है वो ना। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा गया था कि महबूबा मुफ्ती जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्या वो खतरा है? वो उन्हीं की चीफ मिनिस्टर थी, अगर वो बोलते हैं किस सरकार ने बोला? आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस सरकार की मैं बात करता हूँ, मतलब दिस इज ऑन रिकॉर्ड जी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये कब लगा? जब उन्होंने गवर्नमेंट, मतलब जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, उसके बाद ही कहा जी, तो 3 साल उनको पता ही नहीं चला। उसके बाद तो आपसे बात नहीं, 3 साल तक सोए हुए थे। आपकी इतनी सारी एजेंसी, हो सकता है उन्हें गलती हुई हो, आप पहचाने। ठीक है, अगर गलती हो गई तो फिर गलती की तो दंड है तो कंपनसेट कर दें। अच्छा, आपको लगता है कि महबूबा जी जो अभी बहुत सारे लीडर्स बाहर आ रहे हैं, हम भी उम्मीद करके वो बाहर आए, फिर से इलेक्शन हो, सारा ठीक हो, आपको लगता है वो बाहर आ पाएंगे? मुझे लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे यहाँ तो ये तो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या बाकी लोग जो वहाँ बैठे हैं कि उनको आप इस लेवल की पॉलिटिक्स मुफ्ती जी के लिए PSA 2000 क्यों बना? उसमें तो रीजंस उनके आए हैं, उसमें उन्होंने रीजंस मेंशन किए हैं, PSA 2000 के रीजंस मेंशन किए हैं। अब उन्होंने कोर्ट में नहीं चैलेंज किया, अब उनकी अपनी मर्जी है, बट अदरवाइज उसमें तो है जी। तो आपके लिए सवाल एक आया है, ये जो है सवाल वसीम अहमद सोपुर से है, ये पूछ रहे हैं कि सफीना मैम से पूछे कि नौजवानों के लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए, नौजवानों के लिए जो है हमारा जो सबसे ज्यादा अगर सफर किया है कश्मीर में किसी ने, तो एक तो उर्दू ने किया है और दूसरा हमारे नौजवानों ने किया है। और नौजवानों की जो इश्यूज हैं, अगर गवर्नमेंट सीरियसली आउटरीच करना चाहती थी 370 खत्म होने के बाद, तो मुझे लगता है उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि किस तरह के तरीके से नौजवानों के साथ एंगेज किया जाए, उनको एंगेज किया जाए। हमारे 2 बड़े इश्यूज हैं। एक नंबर 1 इशू है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का, जो आप जानते हैं कि बड़ा लिमिटेड है। दूसरा हमारे यहाँ कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज आके ज्यादा इन्वेस्ट करती नहीं है, जबकि उन्होंने वादा भी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम करवाएंगे, कुछ भी नहीं किया। तीसरा यह है कि हमारा रास्ता जो
जो है हाईवे 6 महीने बर्फ या मुगल रोड हो या ये बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंडस्ट्री हमारी जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है इन चीजों पे। बैंक्स उतना ज्यादा सपोर्ट करते नहीं है, लोन्स की इंस्टॉलमेंट टाइम पे भर नहीं सकते, लोग अपना कोई इंटरप्राइज भी शुरू करें तो कर नहीं सकते, उनको ये चीजें जो है ये डर लेकिन नौजवानों के लिए मुझे लगता है कि हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा है नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई सीरियसली कुछ करना चाहती है, उन्होंने जो किया सो किया, कर दिया, पोलिटिकली जो कर दिया, लेकिन मेरी अपील है उनको कि अगर वो वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उनको सबसे ज्यादा फोकस जो है वो यहाँ के नौजवान पे करना चाहिए कि उसको किस तरीके से फाइनेंशियली जो है इकोनॉमिकली, और उनको ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि अगर वो छोटे से छोटा एंटरप्राइज भी अपना शुरू करें तो उनको ये हरासमेंट ना हो जो उनको बैंक की तरफ से होता है, वेव ऑफ कर देना चाहिए। अभी आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं, वो हमारे किस काम की है मुझे बताइए। आप कहते हैं जी लोन ले लो और ले लो हमसे, और ले लो हम आपको, हमें क्या करना है, हमारे पुराने इंस्टॉलमेंट जो हैं वो हम नहीं भर सकते हैं क्योंकि हमारे हालात, आप हमें कंपेयर करते हो बाकी स्टेट्स के साथ जहाँ इतना ज्यादा बिजनेस है, बाकी चीजें हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आप हमें महाराष्ट्र के साथ कंपेयर करते हो, आप हमको गुजरात के साथ कंपेयर करते हो और उसके बाद कहते हो कि आप हमसे लोन ले लो और हम इंटरेस्ट ये कम कर देंगे। हमारे पुराने लोन जो है वो 370 के बाद मैम अगर हम बात करें, अगर कल की डेट में वजीर आजम टीवी पे कहते हैं कि अब यहाँ पे काम होगा, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सब आए इलेक्शन लड़े और जितना उनसे हो सकता है वो लोगों के लिए काम करेंगे और करना भी चाहते हैं, क्या आप फिर भी कहेंगे कि नहीं 370 को जो है वो वापस लाया जाए? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है, फेडरल होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको पता ही है कि जाहिर सी बात है हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फेडरल प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बीजेपी के नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबके प्राइम मिनिस्टर है, वो नहीं है कि वो बीजेपी के हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ये हमारा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर, दिस इज द यूनियन स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप डायरेक्टली हमेशा किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी को जो है यूनियन टेरिटरी में सेंटर का रोल रहता है, लेकिन स्टेट को आप डायरेक्टली हर वक्त रूल नहीं कर सकते, ये यूनियन का कत्ल है। मैं इतना ही कहूंगी, एक अदना सी एक मेरी अपील है, नॉट एज ए पॉलिटिशियन बट एज ए सिटीजन ऑफ दिस प्लेस, कि जितना जल्दी हो सके प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना वादा पूरा करना चाहिए और स्टेटहुड को रिस्टोर करना चाहिए। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 370 से पहले आपके पास पावर्स बहुत ज्यादा थे, वो पावर्स आपके खत्म हो चुके हैं, इसलिए आपको डर है कि अब अगर हमारा जो है वजीर आला भी बनता तो वो पावर्स नहीं देंगे क्योंकि आपने अब दिल्ली से फाइल साइन करवानी है, अब आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप पीछे एसी नहीं होंगे, अब हर बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। कहीं ये डर तो नहीं है आपको कि वो बड़े ख्वाब आपके खत्म हो चुके हैं? देखिए, जो एक पॉलिटिशियन होता है ये अपने लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक अपने लोगों की आवाज होती है। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का नौजवान जो है ये एक कठपुतली बन जाए और इसके कोई भी पावर्स ना हो, बिकॉज ये एक सफीना बेग की या मुजफ्फर बेग की या महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है, ये बात है कि क्या यहाँ के लोगों के मैंडेट की कितनी कदर है जी, डिसीजन मेकिंग में आपका कितना रोल है, आप पोलिटिकली कितने एम्पावर हैं, ये वो है, ये इसकी गहराई में आप इसमें ये नहीं है। आप अगर आप 5 अगस्त के बाद कोविड को छोड़िए, लेकिन 5 अगस्त के बाद आपके पास सब कुछ था, आपने लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह मेंटेन किया, आपने तमाम पॉलिटिशियंस को बंद कर दिया, आपने कहा न्यूसेंस करेंगे, शोर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मान लिया ठीक है, एग्री, आपको लगा क्या है क्या नहीं, जो आपको ठीक लगा किया, हमने भी खामोशी से उस चीज को बर्दाश्त किया। लेकिन 5 अगस्त से लेकर उसके बाद बताइए कोविड से कुछ देर पहले आप, मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे कहूंगी, कोई सा ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, चाहे नौजवानों के हवाले से, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वन सिंगल एक बताकर दिखाएं जहां पर ये कह सकें कि हमने जी ये अचीव किया। अभी तो कह रहे हैं बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, डोमिसाइल की बात हो रही है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, बात है, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि पीडीपी को भी बड़े बड़े काम मिले। मैं उसमें नहीं हूँ, हम पीडीपी को मिले, एनसी को मिले या किसको मिले क्या नहीं मिले, देखो काम करने वाले जो है वो अभी तो करने वाले तो अपने लोग हैं ना, वहां से तो नहीं ना उनको पैराशूट की तरह। सबसे पहले बात है कि हक तो बनता है यहाँ के लोगों का, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं पोलिटिकली नहीं, आप इकोनॉमिकली इन्वॉल्व करना चाहते हैं हमारे नौजवान बच्चों को, ठीक है उनको काम दीजिए, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, फिर भी
चेंज होता है कि अब ये बिडिंग में हो गया, वो बिडिंग में हो गया। अगर आप इतने सिंसियर हैं यहाँ के नौजवान के लिए, आप यहाँ के नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ के नौजवानों को इन्वॉल्व कीजिए तमाम डेवलपमेंट के काम में। जी, करने जा रहे हैं, कह रहे हैं करने जा रहे हैं, अभी कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे। हम देखेंगे, बहुत हमारे बेस्ट विशेष है। अच्छा, वैसे ये भी बात उठ रही है कि अब आप लोगों को गुपकार से निकलना पड़ेगा। हम तो डर तो नहीं लग रहा? आप एक बड़ी पार्टी से हैं, आपके जो ये मुजफ्फर बेग साहब है, उन्होंने पीडीपी चलाई है और सारा फाइनल उनके पास रहा है, कोई छोटे लीडर नहीं है जो मुजफ्फर बेग के। तो अगर अब आप आपकी पार्टी के लोगों को, क्योंकि डर तो होगा आपको, आपकी पार्टी को गुपकार से निकाला जाएगा तो कैसा फील होगा? देखिए, जो लोग जिनके सीने में लोगों का दर्द हो, उनको ये एकोमोडेशंस की परेशानी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आगे कैसा बढ़ा जाए, क्या करना चाहिए? मरकजी सरकार को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप लोगों पे काफी इल्जामात लगे हैं। सबसे बड़ा इल्जाम करप्शन का है। जेके बैंक हो, टूरिज्म हो, या हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो, उनमें इल्जाम लगा कि पीडीपी ने बड़ी धांधलियां की है। अच्छा, ठीक है, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? या मैं आपसे पूछ रहा हूं। इल्जाम लगाना और इल्जाम को साबित करने में बहुत फर्क होता है, समझे आप? ये इल्जाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी लगे थे, इसी तरह ये इल्जाम बीजेपी हमारे साथ ही, तो बीजेपी पे भी लगे हैं। खाली पीडीपी नहीं है, पीडीपी के साथ बीजेपी भी हुकूमत में थी। तो हम तो ये अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो लोग उस वक्त हुकूमत का हिस्सा रहे, अगर उनको लगता है कि उन्होंने करप्शन की है, चाहे वो बीजेपी के हों, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा ना कि बीजेपी उन्हें करप्शन नहीं की होगी। तो आप कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना प्लीज। तो कर एक सवाल आया है, क्योंकि सवाल लेने में बड़ी जरूरी है। फोन कॉल आई है समिया शोपियान से, ये लेकिन क्या पीडीपी डोमिसाइल लॉ से मुतमईन है? कैसे मुतमईन हो सकती है? नहीं है, बिल्कुल जी। अच्छा, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 4 अगस्त को 2019 को आपकी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती जी, उनके खिलाफ एक डोजियर बना था एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। जी जी। तो क्या जो पैसा आया था, जैसे वजीर आज़म ने कहा था कि हमें 80,000 करोड़ भेजें, क्या वो डिवाइड हुआ आपके लोगों में, दिया गया और लोगों को नहीं मिला? लोगों के जहन में होता है ना 80,000 करोड़, ये सोचते हिंदुस्तान में 80,000 करोड़ का चेक लिख के दे दिया चीफ मिनिस्टर को। जी, ये पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। ये पैसा डिवाइड होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, एंड देन कुछ आता है स्टेट बजट को, डिफरेंट स्कीम में। ये किसी की जेब में नहीं जाता है। आपको मालूम होना चाहिए 2016 जो पूरा एक साल जो एजुटेशन में चला गया, कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, और कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 0% काम हुआ, जिसकी वजह से जो पैसा लैप्स हो गया और वापस चला गया। पैसा लैप्स होता है और वापस चला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हाँ, तो इस तरीके से होता है। ये 80,000 करोड़ जो होता है ना, इस 80,000 करोड़ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर चीज इंक्लूड करती हैं, चाहे वो सेंटर के हवाले से हो या स्टेट के हवाले से। ये नहीं होता है कि ये वहां से उसने चेक लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और माओगा जी की जेब में रख दिया, ये ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये है कि अगर किसी के खिलाफ करप्शन की एलिगेशन है, तभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर किसी के खिलाफ करप्शन की एलिगेशन, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि करप्शन ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हमारे नौजवानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को हेजिटेट करना चाहिए उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन क्या 5 अगस्त के बाद करप्शन खत्म हुआ है या बढ़ा है, इसको भी चेक करने की जरूरत है। जिम्मेदार कौन है, दिल्ली सरकार है या कश्मीरी लोग हैं करप्शन की जब बात करते हैं? सरकार का जो होता है, जैसे दिल्ली सरकार है, उनकी पूरे देश की उनको जिम्मेदारी है। कश्मीर पे देश की, अब वो तो 24 घंटे यहाँ पर तो ना मॉनिटर करेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये होगी कि आपने ये सोचा कि हम ये सब करके, इन्होंने यही तो आर्गुमेंट दिया था कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नौजवानों को एम्पावर करेंगे, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। यही था ना इनका, मतलब दिस वाज ऑल अबाउट, है ना, इतना था इनका। लेकिन मैं सिर्फ इनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट आप एक लाइए, कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट आप कीजिए हायर, और आप देखिए क्या 5 अगस्त के बाद यहाँ करप्शन खत्म हुआ है कि बढ़ा है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, लोग सफोकेशन फील कर रहे हैं, बिकॉज करप्शन भी नहीं बढ़ा है, हर चीज की जो मोनोपोली है वो बढ़ चुकी है। जी, हम तो बिहार को डिफीट कर चुके हैं करप्शन में, नंबर 1 पे आ गए हम। मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितनी भी रीजनल पार्टीज और मेन यहाँ पे 2 है, वो सब जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। क्या आप अलाइन करेंगे नेशनल पार्टी से जो बीजेपी है, ताकि आप अच्छे से काम कर पाए और जेल भी न जाए? किन के साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। पॉलिटिक्स में ये जेल में जितनी काटनी थी, लोगों को जेलों में बंद करके आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। पहले तो ये जहन में से गलतफहमी निकाल दे सब लोग।
आप जिस तरह आप अगर लोगों के साथ नेगोशिएशन या आउटरीच करेंगे, पॉलिटिशियंस कोई भी किसी भी आइडियोलॉजी का हो, जितना हम आपस में बातचीत करेंगे और जितना हम आउटरीच करेंगे, पॉलिटिकल आउटरीच करेंगे, उतना ही मसले का हल लगेगा। आपने मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की और जिस मेन स्ट्रीम ने यहाँ पर हिंदुस्तान को जिंदा रखा उन हालात में 90s में, आपने उनको डिस्क्रेडिट, मैं मानती हूँ अगर आपको 1 से प्रॉब्लम है, 2 से प्रॉब्लम है, 3 से प्रॉब्लम है, आप उनको डील कीजिए। अगर आपके खिलाफ आपके हाथ उनके कोई एविडेंस है उनके खिलाफ, आप उनको उसमें डील कीजिए, लेकिन आप पूरे इंस्टीट्यूशन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट ना करें। लोगों को जो आपने बंद रखा है, जैसे कई पॉलिटिशियंस जो हैं आपने बंद रखे हैं, अगर वो ये कहते हैं, वो पॉलिटिशियंस बाहर निकल के ये कहते हैं कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमको दीजिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों को एंटी नेशनल नहीं कहते हैं ये कहने पे, तो हम कश्मीर के लोगों ने क्या जुल्म किया है हमारे साथ ये डबल स्टैंडर्ड। अच्छा मैम, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है और आपने भी बहुत कुछ कहना था, आखिरी सवाल ये है, क्या आप जो है बीजेपी से या मरकजी सरकार से जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनसे माफी मांगेगी कि हमसे गलती होगी, हमने पैसा गपन किया, अब माफ करें, हम आगे आएंगे काम करेंगे, क्या ऐसा हुआ नहीं? किसको मतलब किससे माफी मांगी, किस चीज की माफी मांगी? कि जो एलिगेशंस आप पे लगाई जा रही है पीडीपी पे कि जो भी पार्टी से हुआ, मैं फिर से ये कह रही हूँ, जी कश्मीर के नौजवान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो करप्शन करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठ के कश्मीर के नाम पे करप्शन करता हो या यहाँ का कोई लीडर कश्मीरी लीडर जो है करप्शन करता हो, ये सबसे बड़ी वबा है। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस है, आप कहते हैं किसी के पास कोई एविडेंस है, उनको करप्शन के हवाले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड इंसान आदमी क्यों ना हो, तो उनको हक बनता है उसको करने का, तो वो करें। अच्छा मैम, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो अब सबसे आखिर में मैं आपसे ये चाहूंगा कि क्या लोगों के लिए कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगे, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, क्योंकि यहाँ की नौजवान आपने देखा कि आज भी बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारा जो है 5-6 साल का बच्चा जो है नेपाल में मारा गया, तो क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, बदकिस्मती से यहाँ का नौजवान जो है वो जैसे उम्मीद छोड़ बैठा है, उनको कोई होप नजर नहीं आती है। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि वायलेंस से कभी कोई चीज हासिल नहीं हुई है, वायलेंस का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना चाहिए और ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये वक्त भी टल जाएगा, ये वक्त जो है ये भी टेम्परेरी है, ये भी कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। हमें इंशाल्लाह उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब फिर से मुझे लगता है कि हम वही बाहर देखेंगे। अच्छा, पीडीपी के बहुत सारे क्योंकि सवाल आ रहे हैं, ये इंजीनियर साहिब भट्ट और बासिद अली कुरैशी, मुदस्सिर वानी और भी इरफान अहमद, बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि वक्त का मैं माफी चाहूंगा इनसे, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा। इंजीनियर साहब रशीद भट्ट पूछ रहे हैं कि पीडीपी के जो बड़े और दिग्गज खिलाड़ी थे वो पीडीपी से भाग गए, अब पीडीपी में नहीं है, क्या पीडीपी में नौजवानों को मौका मिलेगा और वो क्यों भाग गए? पीडीपी हमेशा नौजवानों की पार्टी थी, हमेशा जो सबसे ज्यादा सपोर्ट पीडीपी को अगर किया था नौजवानों ने किया था, हमेशा नौजवानों की पार्टी रही है। बदकिस्मती से वो लोग जिनको मिनिस्टर भी बनाया, आप चलिए वो हमारे सीनियर रहे, हमारे साथी रहे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे उनके अगर अच्छी इंटेंशन से, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन सियासत कब क्या मोड़ लेती है, क्या लेती है, ये चीजें जो है ये बड़ी प्रीमेच्योर है। आखिर मैं फिर एक बार पूछूंगा, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा कि कौन से ट्विटर हो या फेसबुक, हमारा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आखिर में और एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे सिरवानी कह रहे हैं कि मैम से प्लीज पूछे कि आपके पास कौन सी वो मैसेज है जिससे हमारे नौजवान बच सके? मेरे पास मुझे पता है कि हमारे नौजवानों ने बहुत सफर किया, बदकिस्मती से उनको कोई मौका ही नहीं मिलता है, वो अपने पोटेंशियल को बिल्कुल, जितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर के बच्चों में है, मुझे नहीं लगता है किसी और जगह इतना है, लेकिन उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह वक्त आएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैम, बहुत सारे सवालात हैं लेकिन वक्त हमारे पास नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत थी सफीना बेग थी, और इन्होंने जो अपनी तासुरात दिए, कुछ तलक सवाल थे लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जो इन्होंने काम किया था और बहुत सारा भी इन्होंने करना भी है। और पीडीपी की अगर बात करें तो देखना होगा कि आने वाला वक्त पीडीपी के लिए कैसा होगा, क्या पीडीपी फिर से उभर आएगी या पीडीपी का खाली नाम रहेगा। फिलहाल आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, आपको बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल, जम्मू कश्मीर के अलावा इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोग्राम बराह रास्त देखा जा रहा है। फिलहाल इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाजत दीजिए कि आप अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस अपनी वालिदैन का ख्याल रखिएगा। घर खुदा लाया, हालात में इजाजत है। कल 7 बजे फिर एक शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।
خلاف ہے بالکل. ضلع بڑگام سے